हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है निमोनिया। ठीक है ना। इसको इतना मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि निमोनिया का केस अगर तुम नहीं देखे हो अपनी ज़िंदगी में, तुम कुछ नहीं देखे हो। ठीक है ना, लिटरली कुछ नहीं देखे हो। निमोनिया हो सकता है तुम्हें भी हुआ हो, ठीक है ना। और निमोनिया इतनी कॉमन बीमारी है जो कि रेस्पी वार्ड में तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें निमोनिया नहीं देखा हो। ठीक है, निमोनिया तो देखोगे ही, ठीक है ना, लाइफ में कहीं ना कहीं। तो इसका निमोनिया जो अगर होता है ना, तो निमोनिया के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कारण होते हैं, मल्टीपल रीजंस। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, जिसकी मैं बात करूँगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड, कुछ भी कारण हो सकता है निमोनिया का। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन तुम्हें प्रॉपर डायग्नोसिस अगर तुम करने में आ जाएगी कि ये टिपिकल में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, लोअर निमोनिया क्या होता है, ब्रोंकोपल्मोनरी क्या होता है, ठीक है ना, उसमें लवाज में तुम क्या क्या देखोगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि लोअर निमोनिया में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस होते हैं, CR GR, ठीक है, जो कि मैं आगे बात करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से आराम से पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना साथ साथ, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो ये इन्फेक्शन होता है किसका, एल्वियोलाई का, इंटरस्टिशियम का, और बोथ आर कॉल्ड निमोनिया। एल्वियोलाई का या इंटरस्टिशियम का इन्फेक्शन हुआ है। एल्वियोलाई का देखो इन्फेक्शन होता है, अगर एल्वियोलाई का तो वहाँ पस हो जाएगा, ठीक है, पस का कलेक्शन तो वहीं से, तो इसीलिए क्या होता है, इसको कहते हैं निमोनिया, इन्फेक्शन ऑफ एल्वियोलाई और इंटरस्टिशियम, और बोथ इज कॉल्ड निमोनिया। अगर एल्वियोलाई का इन्फेक्शन हुआ या इंटरस्टिशियम का इन्फेक्शन हुआ, या दोनों का इन्फेक्शन, या दोनों का ही, एल्वियोलाई और इंटरस्टिशियम दोनों का इन्फेक्शन हुआ, तो कहते हैं निमोनिया। क्लासिफिकेशन क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे बेस्ड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी निमोनिया, प्राइमरी हमेशा याद रखना कि प्राइमरी जहाँ भी वर्ड आ जाए तो इडियोपैथिक, ठीक है ना। जैसे कि इस चैनल का नाम है नो अननोन कॉज, क्यों है पता नहीं, बस है, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन प्राइमरी निमोनिया, नो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है प्राइमरी निमोनिया में। सेकेंडरी निमोनिया में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है प्रेजेंट होंगी सेकेंडरी निमोनिया में, क्योंकि भाई सेकेंडरी टू सम कॉज इज राइट, ऑब्वियसली। तो इट इज सेकेंडरी टू सम कॉज, सेकेंडरी निमोनिया में कुछ कंडीशंस होगी, प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन प्रेजेंट होंगी, राइट। तो प्राइमरी निमोनिया नो मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, और सेकेंडरी निमोनिया प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन प्रेजेंट। बेस्ड ऑन द सेटिंग्स में कुछ बेस्ड होंगे, जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, पेशेंट हैज़ नो रिसेंट हॉस्पिटल एडमिशन। अगर पेशेंट का कोई रिसेंट हॉस्पिटल एडमिशन नहीं है, फिर भी उसको निमोनिया हो गया, तो उसको कहते हैं अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, राइट, कम्युनिटी से हुआ है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, पेशेंट गेट्स निमोनिया 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन इनटू हॉस्पिटल। देखो तो कितनी खतरनाक जगह है हॉस्पिटल, ठीक है, जहाँ तुम काम करते हो। अगर वहाँ पे तुम्हें 48 घंटों के अंदर निमोनिया हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इफ विद इन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन ही गेट्स निमोनिया, ठीक है ना, तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। आप समझो क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है ना। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में बेसिकली क्या होता है, अगर तुम 48 घंटे से ज़्यादा, 48 घंटों से ज़्यादा तुम हॉस्पिटल में हो, ठीक है, और तब तुम्हें निमोनिया हो, एक कट ऑफ है, ठीक है। 48 घंटे से ज़्यादा अगर तुम हॉस्पिटल में हो और तब तुम्हें निमोनिया हो, तब वो क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। लेकिन अगर 48 घंटे से कम में, हॉस्पिटल में अभी भी हो, लेकिन 48 घंटे से कम में, मतलब 2 दिनों के अंदर ही तुम्हें निमोनिया होगी, तब वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। क्यों? 2 दिन लगते हैं एटलीस्ट निमोनिया को मतलब प्रॉपरली मैनिफेस्ट करने में, ठीक। अगर वो 48 घंटे के अंदर ही मैनिफेस्ट हो गया तो तुम निमोनिया बाहर से लेके आए थे। अगर 48 घंटे के बाद में मैनिफेस्ट कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें हॉस्पिटल में हुआ है। समझ में आती है ये बात, ठीक। यहाँ पे है ये आफ्टर, ये विद इन है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, अब तुम्हें वेंटिलेटर, पेशेंट के निमोनिया 48 आवर्स आफ्टर ET इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन, आफ्टर इंडोट्रैकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन क्या है, वेंटिलेशन का करने की कोशिश की, उसको निमोनिया हो गया। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया मतलब कि हेल्थ केयर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी तुम्हें निमोनिया हो सकता है। ये मर्ज करते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के साथ में। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, याद रखो कि हॉस्पिटल एडमिशन लेस देन 90 डेज
मतलब कि 3 महीनों से कम का हॉस्पिटल एडमिशन हो तो रिस्क फैक्टर है। एंटीबायोटिक यूज़ मतलब प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ नहीं किया लेस देन 90 डेज़, डायलिसिस नहीं लेस देन 90 डेज़, इम्यूनोसप्रेशन हो जाए बंदे को, ठीक है ना, स्टे एट नर्सिंग होम्स मतलब कि तुम ज़्यादा दिनों तक नर्सिंग होम तक रहते हो, इन्फ्यूजन्स एट द रेट होम, इन्फ्यूजन्स तुम्हें हो रहे हैं लग रहे हैं होम पे, वाउंड केयर हो रहा है तुम्हारा घर पे ही, तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन, एंटीबायोटिक यूज़, नर्सिंग होम में स्टे, डायलिसिस, इम्यूनोसप्रेशन, इन्फ्यूजन्स, वाउंड केयर, फैमिली मेम्बर विद MDR पैथोजन, अगर फैमिली मेम्बर का है जो है वो MDR पैथोजन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन के साथ है, दीज आर कंसिडर्ड एज रिस्क फैक्टर्स फॉर MDR ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं मतलब फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे तीसरा क्लासिफिकेशन, एक तो प्री एग्जिस्टिंग बेस्ड ऑन सेटिंग हो गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड, वेंटिलेटर एसोसिएटेड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद निमोनिया। अब बात करते हैं टिपिकल वर्सेस एटिपिकल निमोनिया के बारे में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। टिपिकल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया, सबसे पहला पॉइंट देखो, 12 पॉइंट में हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो टिपिकल निमोनिया एकदम सडन ऑनसेट होता है, एकदम से होता है। एटिपिकल निमोनिया, एटिपिकल है तो धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल ऑनसेट, राइट। टिपिकल दिखाएगा एकदम सडन ऑनसेट, यहाँ पे ग्रेजुअल ऑनसेट। टिपिकल निमोनिया में हाई ग्रेड फीवर रहेगा, ठीक है ना। एटिपिकल निमोनिया में एकदम लो ग्रेड, मतलब कि चलो धीरे धीरे बुखार चल रहा है, ग्रेजुअल लो ग्रेड फीवर। स्पूटम क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्टिव होगा, पुरुलेंट प्लस माइनस ब्लड स्ट्रीक्स, यहाँ पे प्रोडक्टिव स्पूटम रहेगा, यार खूब का बलगम आ रहा है काशी में, ठीक है, पुरुलेंट होगा, ब्लड स्ट्रीक्स हो सकते हैं, उस पर जगह जगह खून के धब्बे भी दिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्कैंटी ड्राई स्पूटम मतलब अजीब सा, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर्स, एक्यूट प्रोडक्टिव कर्व, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्रोलाइटिक पेन, स्पाइक्स ऑफ फीवर। टिपिकल निमोनिया में यहाँ पे देखो एकदम एक्यूट प्रेजेंटेशन होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, बता चुका हूँ, दोनों बता चुका हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। प्लूराइटिक पेन होगा, मतलब प्लूरा में पेन होगा कुछ, स्पाइक्स ऑफ फीवर आएंगे, ठीक है। लेकिन एटिपिकल निमोनिया में एक्यूट टू सब एक्यूट हो सकता है। URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिम्टम्स आएंगे इनिशियली, लेटर ऑन फुल ब्लोन निमोनिया। इनिशियली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के मतलब कि सिम्टम्स आएंगे, लेकिन लेटर क्या होगा कि फुल ब्लोन निमोनिया हो जाएगा। फीचर्स ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना। यहाँ पे कंसोलिडेशन एटिपिकल निमोनिया में नहीं देखोगे तुम। क्लिनिकल्स में क्या देखोगे, क्रैकल्स देख सुनोगे तुम। क्रैकल्स और कहाँ सुनते थे, मिड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, तुम्हारे ब्रोंकिक स्टेसिस में, याद रखना वहाँ पे ये क्रैकल्स सुनते थे वहाँ पे। और साइलेंट चेस्ट कहाँ था तुम्हारा, स्टेटस सिस्टमैटिकस में। ऑस्कल्टेशन की 2 फाइंडिंग हो गई। तीसरा फाइंडिंग क्रैकल्स कहाँ पे, टिपिकल निमोनिया। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, यहाँ पे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड सुनोगे, वोकल रेजोनेंस बढ़ जाएगा, टैक्टाइल फ्रेमिटस, ब्रोंकोफोनी, ये सब देखो, ये सब क्यों होता है भाई तुम्हारा। जैसे ब्रोंकोफोनी कब होता है, ब्रोंकोफोनी कब होगा, देखो बेसिक पैथोलॉजी समझो, ब्रोंकोफोनी क्यों होता है ब्रोंकोफोनी, ठीक है। ब्रोंकोफोनी होता क्यों है आखिरकार, जैसे क्या होता है ना कि जब तुम स्टेथो लगाते हो पीठ पे, ठीक है, स्टेथो लगा देते हो, अपना डायफ्राम लगा देते हो, स्टेथो का कान में लगा लेते हो, फिर उसके बाद पेशेंट से बोलते हो 1 2 3 बोलो, 1 2 3, पेशेंट बोलता है 1 2 3, लेकिन जो उसका बोलने वाला है वहाँ पे क्या होगा, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि एल्वियोलाई में अभी एयर है तो वो वाइब्रेशन को थोड़ी कम कर देंगे, तो तुम्हें डल साउंड तुम्हें सुनने में आती है, जो नॉर्मल होती है, ठीक है ना, नॉर्मल। लेकिन मान लो अभी उसी एल्वियोलाई में तुम्हारा फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो सारा का सारा साउंड ट्रांसमिट कर देगी, सारा का सारा साउंड जो होता है ट्रांसमिट कर देगी, तो तुम्हें तेज़ आवाज़ आएगी, वोकल रिजोनेंस होगा, ब्रोंकोफोनी होगी। यही कारण है कि ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड तुम्हें सुनने को मिलेगी अच्छी खासी, इंक्रीज वोकल रेजोनेंस, ट्रैक्टाइल वोकल पैरामीटर्स सब देखने को मिलेगा ब्रोंकोफोनी पे। और ये कोरिलेट करेगा चेस्ट एक्सरे एयर ब्रोंकोग्राम। समझ में आता है ये बात, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसी को 1 मिनट जाए मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो सुनो, स्टेथोस्कोप लगाया, कान में लगाया, डायफ्राम पीछे, कहा कि उससे पेशेंट से कि बोलो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अभी जब पेशेंट बोलता है, जब नॉर्मल होगा तो नॉर्मली क्या होता है कि उसके एल्वियोलाई में एयर होती है,
और जो साउंड होती है जब एयर में ट्रैवल करेगी, मतलब कि एयर में ट्रैवल करेगी तो उसका वाइब्रेशन बाहर आते आते कम हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन सारा एयर वाला खा जाएगा। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी तो इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, अभी वहाँ पे फ्लूइड आ गया। अभी फ्लूइड आएगा तो एयर वहाँ पे है नहीं, तो पूरा का पूरा साउंड वो ट्रांसमिट करने देगा। पूरा साउंड ट्रांसमिट करने दिया तो क्या होगा, वोकल रिजोनेंस बढ़ जाएगा। वोकल रिजोनेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस आएगा। टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस आया तो तुम्हें अच्छी साउंड सुनेगी, ब्रोंकोफोनी अच्छा होगा। समझ में आती है बात? अभी समझा? ठीक है ना। तो ये चेस्ट एक्सरे से इसका कोरिलेट करेगा, लेकिन एटिपिकल निमोनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिस्टमिक सिंड्रोम नहीं होता यहाँ पे। हेडेक माइल्जिया तुम देख सकते हो एटिपिकल निमोनिया में, ठीक है ना। ठीक, ये याद रखना, हेडेक माइल्जिया, ठीक है। पैथोलॉजी में क्या देखोगे, एल्वियोलर फिलिंग देखोगे, यहाँ पे एल्वियोलाई जो है फिलिंग हो जाएगी। पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स के जो है इन्फिल्ट्रेट्स हो जाएंगे। इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन देखोगे प्लस लिम्फैटिक इन्फिल्ट्रेट देखोगे। यहाँ पे इंटरस्टिशियल मतलब कि एटिपिकल में इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन प्लस लिम्फैटिक इन्फिल्ट्रेट देखोगे। यहाँ पे एल्वियोलर फिलिंग होगी क्योंकि पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। एल्वियोलर फिलिंग, यहाँ पे लिम्फैटिक इन्फिल्ट्रेट्स देखोगे, राइट, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन के साथ। चेस्ट एक्सरे में लोबर ब्रोंको निमोनिया देखोगे, लोबर या ब्रोंको निमोनिया देखोगे, मोस्ट कॉमन ड्यू टू न्यूमोकोकल निमोनिया वही होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स देखो, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन है तो इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स देखोगे, राइट। अभी चेस्ट एक्सरे की बात हो गई। टीएलसी बढ़ा हुआ होगा, यहाँ पे टीएलसी एकदम नॉर्मल, ऐसा कुछ भरा वाला नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म कल्चरेबल होगा जैसे कि न्यूमोकोकस। यहाँ पे जो ये होता है ये मोस्ट कॉमन ये वायरस से होता है, और दूसरा बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। रूटीन एंटीबायोटिक्स जो तुम्हारे होंगे यूज़फुल होंगे, यहाँ पे बीटा लैक्टम्स वगैरह यहाँ पे नॉट यूज़फुल। बीटा लैक्टम्स यहाँ पे यूज़फुल नहीं है, माइकोप्लाज्मा है यार, कहाँ से तुम बीटा लैक्टम दोगे, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी टिपिकल वर्सेस एटिपिकल निमोनिया के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये समझ लो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टिपिकल निमोनिया या मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ निमोनिया इज़ न्यूमोकोकस, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया इज़ वायरस, और मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया इज़ माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लोबर निमोनिया के बारे में, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ लोबर निमोनिया को हम लोग कैसे याद करते हैं, CRGR के फॉर्म में। CRGR निमोनिक होता है। निमोनिक इसका ट्रिक क्या होगा, CRGR, ठीक है ना। CRGR इसका निमोनिक है, ठीक। तो C का मतलब कंजेशन, R का मतलब रेप हेपेटाइजेशन, G का मतलब ग्रे हेपेटाइजेशन, R का मतलब रिजोल्यूशन, राइट। तो इसकी टाइमिंग्स पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइमिंग्स बढ़ेगा वैसे वैसे इसके स्टेजेस होंगे, ठीक है। तो डे 1 पे जैसे कंजेशन होगा, डे 2 से 3 पे तुम्हारा रेड हेपेटाइजेशन होगा, फिर 4 से तुम्हारा 7 दिनों तक तुम्हारा क्या होगा, ग्रे हेपेटाइजेशन होगा। फिर रिजोल्यूशन 8 दिनों से लेकर 28 दिनों, 1 महीना तक तुम्हारा रिजोल्यूशन होगा। कंजेशन में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे, हेपेटाइजेशन में भी प्रेजेंट रहेंगे, ग्रे हेपेटाइजेशन में गायब, रिजोल्यूशन में गायब, ठीक है ना। एक्सुडेट्स जो होंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स कंजेशन में आएंगे, हेपेटाइजेशन में इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्लस फाइब्रिन दोनों आ जाएंगे, ठीक है, एक्सुडेट्स में। और ग्रे हेपेटाइजेशन में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रिजोल्यूशन में गायब होता रहेगा। पुरुलेंट एक्सुडेट्स आएगा, फाइब्रिनोलाइसिस होगा, क्योंकि फाइब्रिनोलाइसिस अभी है और पुरुलेंट एक्सुडेट्स होगा, ठीक है। तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है बताओ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। CRGR कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रिजोल्यूशन। कंजेशन डे 1 और रेड हेपेटाइजेशन डे 2 to 3, ठीक है। ग्रे हेपेटाइजेशन डे 4 to 7, रिजोल्यूशन तुम्हारा डे 8 से लेकर 28 दिनों तक। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया तुम्हारा कंजेशन रेड हेपेटाइजेशन में प्रेजेंट होगा और इन दोनों में एब्सेंट होगा। एक्सुडेट्स जो होंगे तुम्हारा चारों में, मतलब कि तीनों में प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्या होता है कंजेशन में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे तुम्हारा इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, तुम्हारा रेपेटाइजेशन में इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्लस तुम्हारा फाइब्रिन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजोल्यूशन में एब्सेंट हो जाता है, लेकिन पुरुलेंट एक्सुडेट्स और फाइब्रिनोलाइसिस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई निमोनिया के, तो याद रखना कि अल्कोहल, स्ट्रक्चरल लंग डिजीज़, स्टैफ कॉरियस जो कि कॉमन होता है, ठीक है, सूडोमोनास, ये सब कारण से हो सकता है। अल्कोहल लेता है बहुत बंदा आदमी तो उसको निमोनिया होने के कारण चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रक्चरल कुछ लंग डिजीज़ है जैसे कि स्टैफ कॉरियस के केस में, या सूडोमोनास, मस्कुलोनाइजिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, ठीक है ना। एज 65 साल से ज़्यादा। पोस्ट वायरल हो सकता है, एनिमल्स, रॉडेंट्स, बर्ड्स, कैट्स, इन सब से हो सकता है, जैसे कि सिटाकोसिस वगैरह, ये सब जानते ही हो यार, पोस्ट वायरल एनिमल्स एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है।
डायग्नोसिस ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का तुम डायग्नोसिस कैसे करोगे? वहाँ पे TLC, ESR, CRP ये सब बढ़ जाएगा, जो कि टिपिकल वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। TLC, ESR, CRP ये सब बढ़ जाता है, टिपिकल में ज़्यादा होता है और टिपिकल से कम। स्पूटम जो होता है कल्चर सेंसिटिविटी, ग्राम स्टेन कर दोगे, PCR लगा दोगे, ठीक है ना। और क्या करोगे? फ्लूइड एनालिसिस कर लो कि हाँ ये सबसे भी तुम्हारा हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके तुम्हारा चेस्ट एक्सरे का डिफरेंशिएट कैसे करोगे, लोअर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि लोअर निमोनिया में क्या होगा कि ओनली वन लोब इज अफेक्टेड, वहाँ पे केवल वन लोब इज अफेक्टेड है। लोअर निमोनिया बेसिकली टिपिकल निमोनिया है, ठीक है ना। अगर लोअर निमोनिया के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए तो तुम स्टार्ट करना टिपिकल निमोनिया से। टिपिकल निमोनिया जितने फीचर्स है वो लिख लेना, और ये इसके अलावा ये लिख लेना जो यहाँ पे दिए। ओपेसिटी देखोगे, वन लोब इफेक्टेड है, एयर ब्रोंकोग्राम साइन प्रेजेंट है, ठीक है ना, और प्लस माइनस होता है, और पैरानिमोनिक इफ्यूजन होता है, ठीक है ना। पैरानिमोनिक इफ्यूजन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कॉज न्यूमोकॉकस होता है लोअर निमोनिया का, ये याद रखना, ठीक है। ब्रोंको निमोनिया में बेसिकली पैची होगा, पैची दिखेगा, मल्टीफोकल इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, मल्टीफोकल होगा, नो एयर ब्रोंकोग्राम यहाँ नहीं दिखेगा, और मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पे भी होता है तुम्हारा न्यूमोकॉकस में, ठीक है। इंटरस्टिशियल निमोनिया में रेटिकुलर ओपेसिटीज देखोगे, और मोस्ट कॉमन कॉज इसका वायरस होगा, ये टिपिकल निमोनिया का है, ठीक है। इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन कहाँ देखे थे? प्लस लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेट के अलावा, ठीक है ना, उसमें वहाँ पे था तुम्हारा ये एटिपिकल निमोनिया में, राइट। सीवियरिटी कैसे नापोगे इसका? कर्व 65 निमोनिक है, सीवियरिटी नापने के लिए 5 स्कोर 0 to 5 स्कोर होता है इसका, याद रखना। इसमें एक होता है कन्फ्यूजन, एक होता है यूरिया, एक होता है रेस्पिरेटरी रेट, एक होता है BP, एक होता है एज, ठीक है ना। कैसे कैसे याद करना है? कन्फ्यूजन, यूरिया, रेस्पिरेटरी रेट, BP और 65 मतलब एज 65 से ज़्यादा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन को 1 पॉइंट दोगे, यूरिया अगर 1 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो 1 स्कोर दे दोगे। रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट से ज़्यादा है तो 1 स्कोर दे दोगे। BP अगर तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है 90 से, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम है तो 1 स्कोर दे दोगे, ठीक है ना। और एज अगर 65 साल से ज़्यादा है तो 1 स्कोर और दे दोगे। तो 0 to 5 में स्कोर में इसमें डिवाइड हो जाता है, कर्व 65 हो गया, ठीक है ना। एक PSI स्कोर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का ट्रीटमेंट कैसे करोगे भाई? अगर कर्व 60, दो तरीके से देखते हैं हम लोग इसको। अगर कर्व 65 जो है तुम्हारा 0 और 1 है, मतलब कि 0 मतलब बहुत ही कम स्टेज पे है, तो सबसे पहली बात तो एंटीबायोटिक्स यूज़ देखेंगे विद इन 3 मंथ्स, और पॉजिटिव कॉम्बोज अगर देखेंगे तो इस हिसाब से तुम देखना कि कैसा, अगर एंटीबायोटिक का यूज़ कैसा है 3 मंथ के हिसाब से, तो मैक्रोलाइड्स, रेस्पिरेटरी क्विनोस और बीटा लैक्टम दे सकते हो इनको, ठीक है ना। अगर 2 से ज़्यादा है तो ICU में भर्ती करो, IV एंटीबायोटिक्स चलाओ। नॉन ICU में अगर है तो रेस्पिरेटरी क्विनोस है, मैक्रोलाइड्स दे दो, और ICU में है तो बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड दे दो, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी क्विनोन, मैक्रोलाइड, बीटा लैक्टम ये सब दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिक चीज़ याद रखो, जितना ज़्यादा तुम घुसोगे उतना ज़्यादा तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, तो बेसिक याद रखो, बेसिक याद रखोगे तो सब याद रहेगा, ठीक है। अगर नहीं, अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है तो समझ लो कि कर्व 65 में ICU में एडमिशन नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक्स की यूज़ पे डिपेंड करता है। मैक्रोलाइड अगर नहीं है, और अगर है तो रेस्पिरेटरी क्विनोन या बीटा लैक्टम। अगर ICU प्लस IV एंटीबायोटिक्स में अगर गया अपन, तो अगर नहीं ICU में एडमिट किया तो तुम्हें ये देना है रेस्पिरेटरी क्विनोन, मैक्रोलाइड दे दो के, और अगर ICU में एडमिट किया तो रेस्पिरेटरी बीटा लैक्टम और मैक्रोलाइड्स दे सकते हो, राइट। और मरसा के लिए तुम क्या देते हो? मरसा के लिए तुम्हें वैंकोमाइसिन देना होता है, और स्यूडोमोनास के लिए कैम याद रख लो। कैम फायर बेसिकली निमोनिक तो कैम फायर होता है, लेकिन कैम ही याद रखो, उतना ही याद रहता है, ठीक है। कार्बापीनम, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मोनोबैक्टम, कार्बापीनम, अमाइनोग्लाइकोसाइड और तुम्हारा मोनोबैक्टम्स, कार्बापीनम्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और मोनोबैक्टम्स दे दो, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी निमोनिया के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, करिए बाय।